हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक आईएससी बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह किसी छात्र ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारी डाउट इस टॉपिक पे है, उसको क्लियर कर दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आपकी जरूरत हम पूरा करेंगे। तो आज का जो डाउट है वह एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के लिए है। मैं ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको, और इसके साथ साथ एएफसी, एबीसी, एसी और एमसी के बीच रिलेशन भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जो आज छात्र पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए कि सर ने एक नया वीडियो अपलोड किया है और आप उसका यूज जल्दी से जल्दी कर सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एसी, एबीसी, एएफसी एंड एमसी के बीच रिलेशन। एएफसी का मतलब होता है बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। पहले हम आपको कॉस्ट बता दें, कॉस्ट क्या होता है, फिर आपको एक एक कॉन्सेप्ट में समझा दे रहा हूं। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by producer in the process of production। कॉस्ट क्या बेटा? तो कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer in the process of production of a commodity is called cost। अब बात आती है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ये पैसा कहां जाता है। तो जो प्रोड्यूसर होगा कुछ फैक्टर वो मार्केट से हायर करता है और कुछ फैक्टर खुद का होता है। तो जो मार्केट से जितने भी फैक्टर इनपुट यूज किए जाएंगे आप हायर करेंगे तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट आप करते हैं या पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपने पास होता है और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट न किया ना पेमेंट करने का कोई ऑब्लिगेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अब बात आती है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो उसे मशीन यूज करना पड़ेगा, उसे लैंड यूज करना पड़ेगा, वह कैपिटल की जरूरत महसूस किया, उसने बैंक से लोन लिया, तो जब बैंक से लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो उसको परमानेंटली देना पड़ता है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। तो जो इस तरीके के खर्चे होते हैं कि जहां पे प्रोडक्शन हो या ना हो फिर भी आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, उसे हम लोग कहते हैं बेटा टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट नहीं, क्या कहते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। कि चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्टर फिक्स है, उसका पेमेंट आपको करना ही करना है इवन एट जीरो लेवल आउटपुट। इसको कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं।
और एक होता है बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स भी आपको चाहिए। तो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ जब इनपुट भी बढ़ता है और उसके लिए आपके पेमेंट बढ़ते हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए इनपुट भी बढ़ा रहे हैं, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो उसको कहते हैं बेटा वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जब हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? जो हमने फैक्टर फिक्स्ड फॉर्म में रखा है जिसके लिए पेमेंट हमें करना ही करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ हमने इनपुट को भी बढ़ाया, इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, इसको हमने कहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? दोनों को ऐड कर देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जब टोटल कॉस्ट मालूम हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मालूम हो गया और फिक्स्ड कॉस्ट मालूम हो गया, तो हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे। तो एएफसी क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता करने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, एएफसी अपॉन आउटपुट। मींस आउटपुट को आप क्यू भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, वो तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? वो घटता है। क्या होता है? घटता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। ये है एक्सिस वाई और ये है आपका एक्सिस एक्स। एक्सिस वाई पे आप लिखेंगे कॉस्ट इन रुपीज और एक्सिस एक्स पे लिखते हैं आउटपुट इन यूनिट्स। ठीक है? एएफसी क्या होता है बेटा? इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। एएफसी घटता है, देखो ये इस तरीके से, और ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करेगा, लेकिन कभी भी एक्सिस एक्स से मिलेगा नहीं। एएफसी आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट होता है, जीरो होता है। क्या होगा? तो कहेंगे एएफसी आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ घटता है, लेकिन कभी ये जीरो नहीं हो सकता। तो जब एएफसी कभी जीरो होगा नहीं, तो एएफसी एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। यानी कि वो डिक्लाइन करेगा, लेकिन एक्सिस एक्स को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एएफसी का शेप कैसा होता बेटा? नोट कर लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एएफसी का शेप कैसा होता है बेटा? नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। एएफसी का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक यही कॉस्ट कर्व है जो यू शेप्ड नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा। ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करता है, लेकिन कभी ये बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट नहीं होता, जीरो नहीं होता। ठीक ना? अब एएफसी क्यों नहीं जीरो होता बता सकते हो? क्योंकि कभी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होता है। जब फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं है, एएफसी कैसे जीरो होगा? हाँ, एएफसी कम होगा, एएफसी कम होगा, एएफसी कम होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। और एएफसी डिक्लाइन करता है इस रेट से, एएफसी डिक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। याद रखना, एएफसी डिक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। नोट कर लो इसको, एएफसी डिक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट,
बट AFC नेवर बिकम्स जीरो और नेवर बिकम्स कांस्टेंट, कभी नहीं हुआ बेटा। अब आपको समझ में आना AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यानी एक तो हमने बता दिया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से आपने क्या पता कर लिया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता। अब हम लोग बात करते बेटा वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो चुका, अब पता करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट आउटपुट पे हमारा जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वह क्या है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, एबीसी इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू, क्यू मतलब आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा क्या होता है, पहले घटता है, बता रहे आपको कैसे। ये है आपका एक्सिस वाई और ये है आपका एक्सिस एक्स। एक्सिस वाई पे लिखो बेटा कॉस्ट इन रुपीज और एक्सिस एक्स पे लिखते हैं आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता बेटा, वह यू शेप्ड होता है। कैसा होता बेटा, यू शेप्ड होता है। ये देखो ये एबीसी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या होता है, घटता है। जिससे मान लो इसको हमने पॉइंट एक दिया ए, यहां बेटा लिखा बी और यहां इसका क्या बेटा ये सी हो गया। जो ए से बी तक का पार्ट, ये देखो ये है ना, ये क्या हो रहा बेटा एएफसी नहीं, एएफसी नहीं कहेंगे बेटा, घट रहा है। इसके बाद से ही देखो यहाँ लोएस्ट हुआ फिर ये राइज करने लगा, एएफसी नहीं कहेंगे। एएफसी किसको कहते हैं, जब वो कॉन्टिन्यूसली घटता, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया था। तो ये एबीसी में ये ए से लेकर बी तक क्या हुआ, घटा। बी पे क्या हुआ, सबसे लोएस्ट हुआ और बी के बाद क्या हो गया, बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसमें एबीसी का स्लोप नेगेटिव भी है और एबीसी का स्लोप पॉजिटिव भी है, और दोनों को मिला दिया तो ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया यू शेप हो गया। कैसा हो गया, यू शेप। यानी एबीसी कैसा होता है बेटा, वो यू शेप्ड होता है। कैसा होता है, यू शेप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो। एबीसी भी क्लियर हो गया ना आपका। अब इसके बाद से चलते बेटा एवरेज कॉस्ट पे। कहीं कहीं एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिखा रहता है, ठीक ना, एसी और एटीसी। पर यूनिट कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, यानी टीसी अपॉन क्यू, क्यू मतलब आउटपुट। कोई दिक्कत नो। अब ये कैसा होगा, ए भी यू जैसा होता बेटा। जो एसी होता बेटा ये भी कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। ये हो गया आपका एक्सिस वाई और ये हो गया आपका एक्सिस एक्स। वाई पे लिखते हैं बेटा कॉस्ट इन रुपीज, आउटपुट इन यूनिट्स। और इसमें देखो बेटा एसी। अब आप कहें सर दोनों में तो अंतर क्या है, अभी अलग अलग लगा एसी और एबीसी, तो आपको लग रहा है दोनों यू शेप्ड, कोई अंतर नहीं है। बट जब एक साथ इसका स्टडी करेंगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। तो एसी का भी बेटा स्लोप क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है कि स्लोप ऑफ एसी इज नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। तो बेटा हमेशा याद रखना एसी का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव भी होता है, यानी यहां से यहां तक बेटा ये क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है। और फिर यहां से लेकर ये सब स्लोप क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया आपका नेगेटिव स्लोप। यानी एसी का स्लोप नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। अब एसी अपने आप में क्या है, कुछ नहीं है। एसी इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐड कर देते तो बन जाता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए इसके पहले एक चीज और समझा दें आपको, मार्जिनल कॉस्ट।
मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस होते हैं, व्हाट चेंजेस इन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट और एडिशनल आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो बेटा, लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल कॉस्ट पे, कभी फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते? तो इसके 4 फॉर्मूले बेटा, देयर आर 4 फार्मूला। MCN is equal to TCN minus TCN minus 1 और MCN is equal to डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q और MCN is equal to डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q और MCN is equal to TVC n minus TVC n minus 1। अब इसको भी मैं आपको समझा दूंगा बेटा जी कि MCN is equal to TVC n minus TVC n minus 1 कैसे होता है, ठीक ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं रिलेशनशिप को, है ना। अब ये समझ में आ गया बेटा? हाँ, आप ये कहोगे सर इसका शेप कैसा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं यहीं पे। ये है आपका एक्सिस वाई, ये है आपका एक्सिस एक्स। यहां लिख दो बेटा कॉस्ट इन रुपीज और एक्सिस एक्स पे लिख दोगे आउटपुट। क्या लिख दो बेटा? आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। ये भी बेटा कैसा होता है? यू शेप होता है। एमसी, एमसी का स्लोप कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। ये देखो नेगेटिव है यहां तक, इसका स्लोप क्या हो गया? इसका ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब अंतर समझ में आएगा जब सबका स्टडी एक साथ किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AFC, ABC एंड AC। पहले बेटा हम ये 3 को देख लेते, फिर आगे हम लोग चलते, ठीक ना। बिल्कुल मत घबराना। AFC, ABC एंड AC। एक्सिस वाई, एक्सिस एक्स, ये हो गया एक्सिस वाई पे कॉस्ट रुपीज, यह बेटा आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। मैं ब्लैक कलर से बेटा शो कर रहा हूं AFC को, ये हो गया AFC, ठीक। AFC हो गया। एक दूसरे कलर से, क्योंकि देखो AFC का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, घट रहा, लेकिन कभी ये 0 नहीं होगा और ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक दूसरा कर्व में बना रहा हूं बेटा, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है TC इज इक्वल टू होता बेटा TFC प्लस TBC के। तो AC इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? AFC प्लस ABC का होगा।
होगा ना, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब कैसे, दोनों साइड में बेटा टीसी को डिवाइड कर दो क्यू से और टीएफसी प्लस टीवीसी को डिवाइड कर दो क्यू से, तो टीसी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एसी होता है, और टीएफसी अपॉन क्यू करो तो एएफसी होगा, एंड टीवीसी अपॉन क्यू करोगे तो एबीसी हो जाएगा। ठीक, अब जब एबीसी के साथ एएफसी को ऐड करेंगे, जब जब एबीसी के साथ एएफसी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एसी बनेगा। क्या बनेगा, एसी। तो जो एसी बनता है बेटा वो कैसा होगा, एसी। अब देखो बेटा ये एसी है ना, अब देखो एबीसी और एसी ये दोनों देखने में इसका शेप कैसा है, यू शेप हो गया ना, यू शेप होगा ना, यस। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, और अंतर क्या है वो भी बताते हैं। एसी लग रहा है कि एबीसी को जाकर कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, क्या कभी भी एसी एबीसी को इंटरसेक्ट करेगा, कहेंगे नहीं। क्यों नहीं करेगा बता सकते हो, इसलिए नहीं इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा। कोई पूछे, कोई कह दे, मान लो हम ही कह दिए बेटा एसी ने एबीसी को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ऐसा कब होगा, क्या बोलोगे, कहोगे सर ये तब होगा जब एएफसी जीरो हो जाए, जबकि रियल लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं। एएफसी कभी जीरो हो और एएफसी जीरो होगा नहीं, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता है, और जब एएफसी जीरो नहीं होगा एसी कभी भी एबीसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर। नंबर 2, एसी और एबीसी क्या दोनों एक दूसरे के कभी पैरेलल हो सकता है, तो कहोगे नहीं। हम मान लेते हैं बेटा, मान लिया एसी और एबीसी पैरेलल हो गया एक दूसरे के, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब एएफसी क्या हो जाए बेटा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। कैसे, मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ये देखो ऐसे हो जाए, जो रेड कलर से, यदि ऐसा हो जाए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए एएफसी, तब इस पॉइंट्स के बाद से एसी और एबीसी भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, जबकि रियल लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट है, आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन आउटपुट बढ़ेगा और आप फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइड करेंगे आउटपुट से, तो जो रिजल्ट आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वो घटेगा, कांस्टेंट नहीं होगा और कभी जीरो नहीं होगा। बात समझ गया। इसलिए एसी और एबीसी ये दोनों लगते हैं एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, न तो ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्वेश्चन आता है एसी और एबीसी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी क्या होगा, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी इज कॉल्ड, क्या होगा, सिंपल सा बेटा, एबीसी और एसी ये दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस दिख रहा नहीं वाला, ये डिस्टेंस क्या है बता सकते हो, यस, ये है फिक्स्ड कॉस्ट है। कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना। तो डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी ये किसके बराबर होता है बेटा, एएफसी को होता है। क्या होता है बेटा, एएफसी को होता है। वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। क्लियर हो गया ना, यानी ये एबीसी के ऊपर जितना भी पार्ट दिख रहा है वो क्या है, वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट बेटा उसमें ऐड होते गया है ना, वो दिक्कत। अब आप पूछोगे सर दोनों में अंतर क्या है, अब अंतर भी मैं आपको समझाता हूं, डिफरेंस समझाता हूं। एबीसी का लोएस्ट पॉइंट बेटा देखो कहां पे, ये पॉइंट है ना, इसको मान लेता है ये के पॉइंट है, क्या है के। और एसी का लोएस्ट पॉइंट बेटा देखो क्या है, ये है एम पॉइंट है ना। एबीसी का लोएस्ट पॉइंट एसी के लोएस्ट पॉइंट के नीचे होता है और लेफ्टवर्ड होता है। अब देख लो डायग्राम से,
lowest point of ABC, lowest point of ABC is below of lowest point of AC, lowest point of AC and its leftward, and its leftward. ABC का लोएस्ट पॉइंट AC के लोएस्ट पॉइंट के नीचे होता है और उसके लेफ्टवर्ड होता है, ठीक। और इसी को दूसरी जैसे बोलना हो तो क्या बोलोगे, ऐसे कर सकते हो, AC का लोएस्ट पॉइंट ABC के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है और इसके राइटवर्ड होता है। ये देखो भाई, ये जो पॉइंट है और ये ABC का पॉइंट है, तो M पॉइंट K पॉइंट के ऊपर है और M जो है वह K के राइट है ना। लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC इज द अबव ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ ABC एंड इट्स राइटवर्ड। ये भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। ABC का लोएस्ट पॉइंट AC के लोएस्ट पॉइंट के नीचे होता है और उसके लेफ्टवर्ड होता है। किसके लेफ्टवर्ड? AC के लोएस्ट पॉइंट के लेफ्टवर्ड होता है। या इसी को दूसरे जैसे बोल सकते हो, लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC, लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC यानी कि M पॉइंट is the above of lowest point of ABC, it means K point and its rightward, यानी M जो है वो K के ऊपर है और उसके K के राइटवर्ड है, ठीक है। कोई दिक्कत? जो बेटा मैं आपको समझा रहा, तो क्वेश्चन इस तरीके से हूबहू आपको मिलेगा, वहां देखना। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। AC ABC कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दिमाग में बिठा लेना इसको। AC ABC कि कभी पैरेलल नहीं होगा, ये भी दिमाग में इसको अच्छे तरह से समझ लेना। AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि TFC हमेशा कांस्टेंट होता है। आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ AFC घटता है डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन कभी जीरो नहीं होता है। AFC कभी कांस्टेंट हो सकता है? कहेंगे नहीं। AFC नेवर बिकम्स जीरो और कांस्टेंट, कभी कांस्टेंट भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए AC ABC के क्लोज होगा, लेकिन कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा और दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक। AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ABC एंड AC यू शेप्ड होता है, ठीक है। AC और ABC के वर्टिकल डिफरेंस को क्या कहते हैं? वर्टिकल डिफरेंस मतलब ये वाला पार्ट, ये AFC बेटा, क्या है? ये AFC है, ठीक है। कोई दिक्कत? ABC का लोएस्ट पॉइंट AC के लोएस्ट पॉइंट के नीचे होता है और उसके लेफ्टवर्ड होता है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ ABC इज द बिलो ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC एंड इट्स लेफ्टवर्ड। ये भी क्लियर हो गया। और इसी को दूसरे जैसे बोलना हो तो क्या बोल दोगे? ऑप्शन बेटा देखना घुमा कर दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज एक ही पैटर्न पर पढ़े कि उसका रेसिप्रोकल भी पढ़े हुए हैं। AC का लोएस्ट पॉइंट ABC के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है और उसके राइटवर्ड होता है। कभी भी ध्यान रखना कि ABC का लोएस्ट पॉइंट और AC का लोएस्ट पॉइंट एकदम वर्टिकल हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा AC का लोएस्ट पॉइंट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि AFC क्या होता है? घटता है, और जो घटता हुआ पार्ट होता है उसको ऐड करते ABC से, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो ऐड होता जाएगा ना। इसके कारण बेटा AC का लोएस्ट पॉइंट ABC के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर और उसके राइटवर्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड MC। इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे बेटा, ठीक ना। AFC का ABC के साथ AC के साथ मैंने संबंध बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा AC, ABC और MC। इसमें इस रिलेशन में यदि हम AFC को भी ऐड कर ले तो उसका कोई मतलब नहीं, बस उसका मतलब AC और ABC के लिए ही होता है ना, MC के साथ उसका कोई मतलब नहीं है।
ये है आपका एक्सिस वाई और ये है एक्सिस एक्स। एक्सिस वाई पे क्या शो करता है बेटा? एक्सिस वाई पे क्या लिखते हैं? कॉस्ट इन रुपीज। और एक्सिस एक्स पे क्या लिखेंगे? आउटपुट इन यूनिट्स। ये देखो बेटा, ये है एबीसी। क्या है? एबीसी। ये है आपका एसी। ठीक है। और एमसी कैसा होता है बेटा? ये है आपका एमसी। देखो एमसी बेटा क्या है? एबी यू जैसा लग रहा, एबीसी और एसी यू सेप्ट है। जो मेन रिलेशनशिप की बात करते हैं बेटा, अब वो समझना। एबीसी घटता है ए, और ये पॉइंट बेटा आपका बी। जब एबीसी ए से बी तक आता है, यहां से यहां तक आया, तो देखो एमसी क्या हो रहा है? एमसी घाटा भी और लोएस्ट भी हुआ, फिर वो राइज करना शुरू कर दी। बट एमसी इज लेस देन एबीसी। व्हेन एबीसी डिक्लाइंस, एमसी डिक्लाइंस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, मे बी डिक्रीजेस, मे बी इंक्रीजेस। ठीक है। लेकिन एमसी एबीसी से कम होता है। एमसी एबीसी से कम होता है कब तक? जब तक कि एबीसी घटता है। जब तक एबीसी घटता है, नोट कर लो, जब तक एबीसी घटता है तब तक एमसी एबीसी से कम होता है। ठीक। अब ये पूछा जाए कि जब एबीसी घटता है तो एमसी क्या होता है? ये तो हो गया कि कम होता है, लेकिन और क्या होता है कि एमसी घटता भी है, एमसी घटता भी है, एमसी बढ़ता भी है। ठीक है। दोनों होता है। अब ये पूछा क्या होता है, तो हम कहेंगे कि मे फॉल मे राइज। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें एक इसमें पर्टिकुलर पॉइंट से, मैं समझाता हूं बेटा आप लोगों को। सपोज करो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहां देखना कि एच पॉइंट पे एबीसी क्या हो रहा बेटा? सॉरी, यहाँ पे मैंने ये एच पॉइंट गलत दिखा दिया है। एच पॉइंट कहां जाएगा? ये और ऊपर जाएगा बेटा ना, क्योंकि एबीसी तो ऊपर दिखाया ना, ए रहा ना। तो इसमें मैं एच पॉइंट को हटा देता हूं। ठीक है। और इसको मैं अब यहाँ पे लिखता हूं एच पॉइंट। क्या लिखता हूं बेटा? एच पॉइंट। ये है। तो एच पॉइंट पे देखा जाए तो देखो बेटा, एबीसी क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन एमसी क्या हो रहा है बेटा? यहां तक तो ये घटा है, तो घटा ना। लेकिन एच के बाद बी तक भी क्या हो रहा है? एबीसी घट रहा है। लेकिन एमसी क्या हो रहा है? यहाँ पे राइज कर रहा है। ए से एच तक एबीसी घटा, इस केस में एमसी क्या हुआ? देखो इसका स्लोप नेगेटिव यानी घटा। लेकिन एच के बाद बी तक हम क्या देख रहे हैं? एबीसी घट रहा है।
लेकिन हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज कर रहा है। तो बस ये पूछा जाए कि जब एबीसी फॉल करता है, इसका मतलब हुआ कि एबीसी के लोएस्ट पॉइंट यानी बी के तक क्या हुआ, जब तक वो लोएस्ट नहीं हो गया, उसके लोएस्ट पॉइंट होने के पहले तक एमसी क्या होगा, फॉल करेगा कि राइज करेगा। तो कहेंगे मे फॉल मे राइज। व्हेन एबीसी फॉल एमसी मे फॉल मे राइज, है ना, लिख लो इसको। जब एबीसी घटता है तब एमसी क्या होगा, मे फॉल मे राइज, दोनों होता बेटा, मे फॉल मे राइज, बट एमसी इज लेस देन, बट एमसी इज लेस देन एबीसी, ठीक है, ये याद करना होगा, बट एमसी लेस देन एबीसी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल, अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लो। रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज इन एवरेज। हमेशा रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल में कॉमन बेटा टेक्निक आप लोग समझा रहा हूं, किसी भी रूप में जहां भी मार्जिनल आए एवरेज आए, दोनों के संबंध की बात हो, समझ लेना कि रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज इन एवरेज। इसलिए जब तक एबीसी अभी बेचारा घटा, तब तक बहुत तेजी से मार्जिनल कॉस्ट घटा भी और फिर बढ़ने भी लगा। यानी कि एबीसी के जिंदगी में अभी एक ही घटना और ये घट रहा है, तब तक मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट घट भी गया और बढ़ने भी लगा। यानी इसके अंदर परिवर्तन चेंजेस बहुत तेजी से होता है इन कंपैरिजन ऑफ एवरेज, ठीक है। अब बात आती है कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पर होता है, यानी कि पॉइंट बी, तो चूंकि रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट बी पे पहुंचता है, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बी पॉइंट पे नीचे से फ्रॉम बिलो इंटरसेक्ट करता है। व्हेन एबीसी रीचेज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट फ्रॉम बिलो एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। जब एबीसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को एबीसी के लोएस्ट पॉइंट पे नीचे से कट करता है और एबीसी के लोएस्ट पॉइंट पर एमसी इज इक्वल टू एबीसी हो जाता है एट पॉइंट बी। अब आता है कि एबीसी एमसी को कट करता है या एमसी एबीसी को कट करता है या दोनों। आप कहेंगे कि दोनों नहीं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बेटा इंटरसेक्ट करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। क्यों? क्योंकि जिसका रेट ऑफ चेंज बेटा ज्यादा होगा वही ना कम वाले को काटेगा। जैसे मैं कहूं आप मुझे पढ़ा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दोनों एक दूसरे को, आप कहोगे नहीं सर आप पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि आपके कंपैरिजन में मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसमें चेंजेस ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया मार्जिनल में जो चेंजेस होता है उसका रेट एवरेज में जो चेंजेस होता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है, कहां पर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पे। अब समझ में आ गया? यानी बी पॉइंट पे किसने कट किया, एबीसी को एमसी कर्व ने कट किया। कहां से कट किया, फ्रॉम बिलो। जिस समय मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है, उस समय मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ट्रेंड क्या होता है, वह इंक्रीज करता हुआ होता है, उसका ट्रेंड राइज करता हुआ होता है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट पर फ्रॉम बिलो, फ्रॉम नीचे से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट बी पे पहुंचता है बेटा, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से फ्रॉम बिलो इंटरसेक्ट करता है और एबीसी के लोएस्ट पॉइंट पर
MC और ABC दोनों इक्वल हो जाता है, और जब MC ABC दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है तो उस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइज करता हुआ होता है। उसका ट्रेंड क्या होता है बेटा? इंक्रीज करने का होता है। क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा बेटा। अब इसके बाद क्या है कि जब मार्जिनल कॉस्ट यहां पे इक्वल तो हो गया, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा इंक्रीज कर रहा हो, अब जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा इंक्रीज करने लगता है यानी इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, तब तो मार्जिनल कॉस्ट केवल बढ़ता है। और इस केस में बेटा MC इज ग्रेटर देन ABC। जब ABC बढ़ रहा होता है, जब ABC, नोट कर बेटा, एक मैं बॉक्स बनाता हूं उसमें मैं लिख देता हूं, जब ABC राइज करता है यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाए बेटा? पॉजिटिव होता है, तब MC मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर होता है और केवल MC राइज करता है, MC राइज करता है। ठीक बेटा? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करता है तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट कर्व ज्यादा हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से, और MC केवल राइज करता, मे फॉल में राइज नहीं, ओनली राइज करता है। देखो यहां लिखा ना बेटा, जब ABC घटता है तब MC मे फॉल में राइज, बट MC लेस देन ABC। लेकिन जब ये कहा जाए कि ABC राइज करता है, जब ABC राइज करता है, लिखा ना, जब ABC राइज करता है यानी ABC का स्लोप पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव स्लोप बेटा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है ना, तब ABC कर्व के ऊपर MC कर्व होता है। देखो MC कर्व ABC के ऊपर हो गया, और MC केवल राइज कर रहा बेटा, इसमें घटने की बात नहीं हो रही ना, MC केवल राइज करता है। कोई दिक्कत? ये हो गया ABC का MC के साथ रिलेशन। लेकिन अब ABC का स्लोप भी बेटा पॉजिटिव निगेटिव होता है, यू शेप होता है, और AC का भी स्लोप निगेटिव और पॉजिटिव होता है, और A भी यू शेप होता है। तो जो रिलेशन बेटा MC का ABC के साथ होता है, वही रिलेशन MC का AC के साथ होता है। बहुत आसान है, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसको मानते बेटा T पॉइंट, और इसको मानते बेटा D पॉइंट। T से D तक, यानी D तो खैर लोएस्ट हो गया, लेकिन D से D के पहले, जब यानी कि T से हम चले और D पे अभी पहुंचे नहीं, यानी कि AC घट रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या बेटा? देखो घटा भी, और इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दिए। देखो ये वाला, जब T से हम चले तो AC क्या हो बेटा? ये फॉल कर रहा है। जब फॉल कर रहा है बेटा तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। लेकिन फिर T के यहां ले लेते बेटा Z पॉइंट, Z पॉइंट से D पे आ रहे हैं, तभी तो देखो ना AC का फॉल कर रहा है। लेकिन अब इस केस में हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है बेटा? ये राइज कर रहा है। क्या कर रहा है? राइज कर, देखो राइज कर रहा है। लेकिन MC इज लेस देन AC। D पॉइंट के पहले तक MC कर्व AC कर्व के नीचे है ना, लेकिन MC कर्व क्या हो रहा है? फॉल भी कर रहा है और राइज भी कर रहा है। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए कि जब AC फॉल करता है तो MC क्या होता है? मे फॉल मे राइज। जैसे यहां लिखा बेटा ना, जब ABC घटता है तब MC, तो वैसे यहां हो जाएगा जब AC घटता है तब MC मे फॉल मे राइज। वह फॉल भी कर सकता है, वह राइज भी कर सकता है, बट MC लेस देन AC और AC इज ग्रेटर देन MC कर सकते हैं। ठीक है? जब AC अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, यानी कि वो D पॉइंट पे, जब AC अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है
और हम ये जान रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज इन एवरेज। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट तेजी से घटा भी है और तेजी से बढ़ा भी है, और जब एसी अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से इंटरसेक्ट कर देता है, और ये इंटरसेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो जिस पॉइंट पर एमसी कर्व एसी कर्व को इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एमसी इज इक्वल टू एसी होता है। जब एमसी एसी के बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है एवरेज कॉस्ट कर्व के, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ट्रेंड क्या होता है, राइज करने का होता है। क्या करता है, राइज करने का, जैसे लिखा बेटा ना, राइज करने का होता है। जिस समय एमसी कर्व, याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। एवरेज कॉस्ट कर्व बेटा मार्जिनल कॉस्ट को नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज जिसका ज्यादा होता है वही कम रेट वाले को काटता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो एमसी कर्व ऑलवेज इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम बिलो। एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर नीचे से इंटरसेक्ट करता है। और जब एमसी कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होता है तो इसका मतलब हुआ उस समय मार्जिनल कॉस्ट वो बढ़ रहा होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करें यहां डायग्राम में तो बढ़ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? लेकिन जब एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व राइज करने लगता है, तब एमसी इज ग्रेटर देन एसी। एमसी इज ग्रेटर देन एसी, बट एमसी ऑलवेज राइज, में नहीं, ऑलवेज। जब एसी बेटा बढ़ना शुरू करता है, एसी का स्लोप पॉजिटिव होता है, तो एमसी केवल राइज करता है। क्या करता है? केवल राइज करता है, राइज करता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से ज्यादा होगा और राइज करता हुआ, ठीक है। और आप ये कह सकते हो एवरेज कॉस्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे है और एसी लेस देन एमसी। अब समझा बेटा? जो रिलेशन एमसी का एबीसी के साथ है, वैसा ही रिलेशन एमसी का एसी के साथ। जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो ये होता है, ज्यादा पूछा जाता है कि एबीसी का स्लोप क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव। तो क्या बोलोगे? निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इसलिए इसका शेप कैसा होता है? यू शेप हो जाता है। एक चीज है, एक कारण बेटा यहाँ पे, जबकि इसके पीछे आज हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लेकिन यहाँ पे जो है बेटा घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो दोनों का स्लोप बेटा एक पॉजिटिव हुआ, एक का निगेटिव। जब एबीसी घट रहा तो निगेटिव हुआ, जब एबीसी बढ़ा तो पॉजिटिव हुआ, और इसका शेप यू जैसा है ना। कोई दिक्कत? ऐसा ही बेटा एसी के साथ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अच्छी बात है। एक कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपके एक एक डाउट को बेटा हम दूर कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल घबराना नहीं बेटा। और यह जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि कैसे मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करता है। प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए तो आएगा नहीं। एमसी एंड इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 होता है। टीसी किसके बराबर होता है बेटा? टीसी इक्वल होता है टीएफसी प्लस टीवीसी के, ठीक है। तो टीसी की जगह क्या लिख सकते हो? टीएफसी प्लस टीवीसी लिख दो ऐसे, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्योंकि टीसी का बेस एन है और इसके दो पार्ट है, तो भाई इसको भी एन एन दे दो, नहीं तो भाई ये गुस्सा आ जाएगा। माइनस टीसी एन माइनस 1 है, तो जब यहां भी है तो इसको भी एक ब्रैकेट में ला दो, और यहां भी लिख दो टीएफसी एन माइनस 1 प्लस टीवीसी एन माइनस 1। भाई जब दोनों तो प्लस है ही, बेस है तो बेस इसको भी दो,
अब हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट का साइन बेटा उसको हटा देंगे। तो जो पहला ब्रैकेट का साइन हटेगा तो इसके अंदर जो भी साइन है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि TFCN प्लस TVCN ये तो रहेगा। लेकिन जो सेकेंड वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बेस वाले का साइन नहीं चेंज होता, ये साइन चेंज होगा ना, हो जाएगा -TFCN -1, और ये जो प्लस का साइन बेटा ये देख रहे हो ये हो जाएगा -TVCN -1। अब एक बात बताओ बेटा कि हम 10 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका फिक्स्ड कॉस्ट बेटा कितना है, TFC 100 रुपीज है। और हमने कहा कि भाई अब हम 11 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 11 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगा? क्या बैंक इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, कम चार्ज करेगा? क्या जो रूम रेंट दे रहे हैं वह ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं ना। क्या जो इंश्योरेंस हमने कराया है अपने फैक्ट्री का, मशीन का, कैपिटल का, वो बढ़ जाएगा घट जाएगा? नहीं होगा ना। क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि n और n -1 यानी इसका भी 100 रहेगा, यानी 11 का जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा वही 10 का होगा, वही 7 का होगा, वही 0 का भी वही होगा, यानी 0 आउटपुट भी होगा बेटा ना, उसका भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही रहेगा। एक भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना तो एक के लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा, वह 100 रहेगा। इसलिए यहां क्या हो जाएगा, TFC आप लिख सकते हो कि TFCN बराबर होगा किसके, TFCN -1 के। जब बराबर है बेटा तो यहां लिख दोगे n और प्लस TVCN माइनस, अब इसकी जगह पे TFCN की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, TFCN लिख सकते हो ना, TFCN -1 है, ये बराबर TFCN के, आप इसको एक ही में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा TFCN, और ये तो चेंज होगा ही नहीं, वो ही रहेगा TVCN -1। अब देखो यहाँ TFCN माइनस में है और यहाँ TFCN प्लस में है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, TVCN माइनस TVCN -1, ये हो गया बेटा किसके, MCN हो गया। कोई दिक्कत? ये जो मैंने आपको समझाया ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आता है, और आता है कि मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड करता है किस पे, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, नोट कर लो बेटा। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पे, वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। MC नेवर डिपेंड्स ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर बेटा? तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC, ABC और MC के बीच, है ना। आप बेटा कहीं भी डाउट महसूस करोगे आप बेहिचक हमसे पूछना, हम आपको समझा देंगे। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको वहां भी और अच्छे से कोई डाउट हुआ तो वहां भी मिल जाएगा, और हो सकता है आप टेलीग्राम पे कॉल करके भी आप हमसे वहां पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वहां भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जहां भी कोई डाउट महसूस हो बेटा, आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन से आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने मैसेज दे सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स के प्रति डर है उसको खत्म करना बेटा, ठीक है, और अच्छे नंबर लाने हैं। टेस्ट भी दीजिए, डाउट कहीं आता आप हमसे पूछिए भी, हम आपके साथ हैं। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जहां डाउट होता है आप पूछते हैं, मैं आपको समझाता हूं। आप लोग का बेटा ट्रस्ट है मेरे ऊपर, तो मैं आपको 100% बेटा विश्वास दिलाता हूं। आप हमारे वीडियो को देखिए, हमसे जुड़िए, और इकोनॉमिक्स के फील्ड में आप अपना करियर बनाइए और बुलंदियों को छुइए, हमारे साथ जुड़िए और उड़ान भरिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, जाओ इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब करो
उस पे जो भी पद्माकर सर ने वीडियो अपलोड किया है उसको देखो, और देखने के बाद से बताओ कि आपको कैसा लगा, और आपस में आप लोग डिस्कस करो। कहीं कोई बात होती है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप लोग का कमेंट बहुत जल्दी आता है, बहुत सही से समझते हो। जब मैं देखता हूं मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ बेटा आप लोग को, क्योंकि कोई डिले ना हो, कोई देर ना हो। ठीक है, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं करना है। जुड़िए और एक नई बुलंदियों को छूइए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।